अपना आर्टिकल लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जो पहले मैं दोहरा चुका हूं। उसमें थोड़ी सी 2-4 लाइनें और भी, हालांकि पूरा आर्टिकल है, कह रही हैं कि धर्म, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर आज भारतीय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जो पहले आपको बता चुका हूं। शासन के प्रयासों के बावजूद शुक्र है कि भारतीयों में भाईचारे की भावना गहरी है। जीवन के सभी क्षेत्रों से करोड़ों भारतीयों ने राष्ट्र विरोधी ताकतों का विरोध किया है। उन्होंने धार्मिक विभाजन, किसानों की आजीविका के लिए आवाज़ उठाई और उनकी मदद की। डॉक्टर अंबेडकर की तीसरी सीख है कि हमेशा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए 3 सीख की बात उन्होंने कही है, और ये तीसरी बात मैं रख रहा था। और सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय की बात इन्होंने कही है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने, वो बात यहाँ रख रही हैं सोनिया गांधी। अलग अलग कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संघर्ष एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, जो एक मार्गदर्शक है। राष्ट्र के इतिहास में इस मोड़ पर लोकतंत्र जो है आज खड़ा है और उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसे हमको रोकना होगा। संविधान की रक्षा के लिए हमें कार्य करना होगा। बहुत सारी बातें यहाँ सोनिया गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं, और आज के दिन ये क्यों महत्वपूर्ण है ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। और ऐसे मौके पर और एक सप्ताह के अंदर 2 आलेख सोनिया गांधी का आना बहुत मायने रखता है, सियासी तौर पर भी देखा जाए तो। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और आपसे सीधा समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब विपक्ष की धुरी को भी हम देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही मिलने आते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो शरद पवार, क्योंकि राहुल गांधी साथ साथ मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है वो हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन शरद पवार सीख दे रहे हैं इनको, राहुल गांधी को, कि आप जाइए और मिलिए वहाँ, मातोश्री जाइए, और आप उधर ममता बनर्जी से भी मिलिए। ये दोनों महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और दोनों को अपने पाले में, अपने खेमे में लाना होगा। किस रूप में देखा जाए, आपने भी बहुत नज़दीक से शरद पवार की राजनीति को देखा है, उस हिसाब से भी चाहता हूं। और दूसरा, इधर दिल्ली में जो अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हैं, और जैसा मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि शायद संजय जी कह रहे थे, जहां तक याद हो, कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी क्या बन के उभरे हैं, ये शायद कर्नाटक चुनाव के बाद, संजय जी या प्रेम कुमार जी, आप दोनों में से कोई कह रहे थे कि भारत ये कर्नाटक चुनाव के बाद अपने को और अच्छी तरह से समझ में आएगा, कर्नाटक के रिजल्ट के बाद से। तो किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी को, अगर बीच में रख करके इस पूरी विपक्षी एकता की समीक्षा की जाए तो? राजीव जी, देखिए, जब भी शरद पवार की बात होती है तो एक तरह से उन्हें मराठा स्टालवर्ट वगैरह जैसे विशेषणों के साथ उनको प्रेजेंट किया जाता है कि मानो वो एक ऐसे कद्दावर नेता हैं कि जो सामान्य रूप से किसी के पास नहीं जाते, लोगों को उनके पास चलकर आना पड़ता है। और ये उन्होंने बहुत लंबे समय तक निश्चित रूप से किया था अपने अलग अलग तरीकों से। हमेशा वो अलग अलग तरफ, जब भी कांग्रेस में जब तक वो रहे, कांग्रेस हाईकमान के साथ भी उनके जो संबंध हुआ करते थे वो लगभग बराबरी के हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस राहुल गांधी की उम्र जो है उससे कहीं ज्यादा समय की राजनीति शरद पवार कर चुके हैं, फिर वो क्यों चल के आ रहे हैं? हम यहाँ बार बार भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। असली बात यह है कि जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया इस दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसके बाद उन पर जो कुछ हुआ राहुल गांधी पे, उनको पहले उनकी सांसदी ली गई, फिर बंगला खाली कराया गया, उन्हें अलग अलग तरीके से जो कुछ भी हुआ है उसका जिस तरीके से डट के खड़े रहे और उन्होंने सिर नहीं झुकाया, तो इसके कारण उनकी राजनीतिक शक्ति ही नहीं, नैतिक शक्ति भी बढ़ी है। और वही नैतिक शक्ति जो है वो आज लोगों को प्रभावित कर रही है, और जिसके कारण लोग जो है उनसे मिलने चाहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल वगैरह का भी जब जो रिस्पॉन्स रहेगा, ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स रहेगा, वो और कहीं ज्यादा बदला हुआ रहेगा। और निश्चित रूप से वो राहुल गांधी के बिना उन्हें भी लगता है कि किसी तरीके से कोई बातचीत पूरी नहीं हो पाएगी। एक और कारण से नैतिक शक्ति जो बढ़ी है राहुल गांधी की, कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अध्यक्ष बनवाया है, या कांग्रेस की ताकत जो बढ़ी है, उसमें एक बड़ा काम यह है कि परिवार से बाहर उन्होंने इस पद को बाहर कर दिया कांग्रेस अध्यक्ष के, और बतला दिया है कि हमारे साथ पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी है, और जिससे जो भी अध्यक्ष बनता है वो हमारे साथ बराबरी का काम करने में सक्षम रहेगा, हम उसको पूरी की पूरी वैसी ताकत देंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे। ये लोगों को बड़ा प्रभावित कर रही है, क्योंकि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दांव करती थी कि जो भी अध्यक्ष बनेगा रिमोट कंट्रोल से, इसी पर रिमोट कंट्रोल जो है इसी परिवार के पास रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बराबरी से चल रहे हैं, बराबरी के निर्णय ले रहे हैं, और पूरा का पूरा जो परिवार है वो भी उनके साथ खड़ा है।
तो बढ़ती हुई जो नैतिक शक्ति है वो राहुल गांधी को है कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात जो है, लेख जो है, अब आप देखिए कि जो पहला लेख हिंदू में छपा वो था पूरा का पूरा राजनीतिक लेख था। वो उसमें किस तरीके से मोदी जो है लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं भारत के, वो जो लेख था उसमें उसमें राजनीतिक पक्ष जो था वो केंद्र में था। और आज का जो लेख है, टेलीग्राफ का जो लेख है, वो लेख जो है वो सामाजिक विषय पर है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना है, धर्मनिरपेक्षता है, इस पर केंद्रित है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसी सीरीज में एक और लेख भी आ सकता है जो इस समय की आर्थिक स्थितियां हैं उसके ऊपर केंद्रित करते हुए भी कोई लेख आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवाल यह है कि अब छापेगा कौन, क्योंकि बहुत कम अखबार ऐसे रह गए हैं जो इस तरीके के मोदी के खिलाफ वाले लेख जो है वो छापेंगे। हो सकता है मेरे और संजय जी का जो एक्सप्रेस ग्रुप था वही एक बचा है थोड़ा बहुत, लेकिन राजकमल झा ने हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के दौरान जो कुछ बोला, तो उम्मीद है कि एकाध अखबार ही और शायद हो जाए जो इनका लेख छापेगा। उसके बाद ये भी सलाह है कि उसके बाद लेख लिखना बंद कर दे, क्योंकि भारत में अब चौथा लेख छापने की ताकत जो है किसी की भी नहीं रहेगी। हिंदू, टेलीग्राफ और थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस यही इन चीजों को छाप सकते हैं। तो ये दूसरे ये तीनों के तीनों क्यों दीपक जी देशबंधु नहीं छाप सकता क्या? देखिए नहीं, आप अपने ही अखबार की बात कर रहे हैं, कम से कम पहले नंबर पे नहीं था। नहीं ठीक है, चौथा नहीं 40वां आर्टिकल भी छापेंगे, उसमें क्या है, हम तो छापते रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात निश्चित रूप से पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, खासकर प्रशांत जी बैठे, अखिल स्वामी जी बैठे। देखिए मैं तो रायपुर में बैठा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वहां की स्थिति के अनुसार कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल। जी तो ये जो मैं कर रहा हूँ कि अगर ये लेख देखे जाएं अभी तक जो कम से कम दो जो लेख आए हैं राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर, ये और कुछ नहीं है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी इसमें जो कुछ सुना गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ देखा गया और जो कुछ निष्कर्ष निकला था, उसका ही एक तरफ से मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन मानता हूँ। ये सारा का सारा जो है उन्हीं चीजों को ही लिखा गया है, प्रतिबिंबित किया गया है और एक तरह से डॉक्यूमेंट कर दिया गया है। पहले जो कुछ था वो शायद वीडियो में था, विजुअल था, लेकिन लिखित रूप में, ये दस्तावेज के रूप में ये आ गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ गैदर किया गया, जो कुछ इकट्ठा किया गया, वो इन लेखों में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा जवाब है, ये लिखा जाना चाहिए निश्चित रूप से। तो इस तरीके से राहुल का ही एक तरह से ये भी दांव जो है, सोनिया गांधी के द्वारा लेख लिखा जाना और वो प्रकाशित किया जाना जो है राहुल गांधी की ही जो रणनीति है, उसी रणनीति का इसको भी एक हिस्सा माना जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो राजू जी यही मैं मुख्य रूप से कहना चाहता था कि राहुल का ये जो दांव है कि इस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, उसके पास एक बहुत बड़ी एसेट जो थी वो बुद्धिजीवियों की थी, पत्रकारों की थी, कलाकारों की थी। वो एसेट जो है कांग्रेस ने खो दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से उस जमीन को रिगेन किया है, पैराडाइज रिगेन की तरफ उसको वापस फिर पाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, और उसी का यह एक प्रतिबिंब है। और ये जो लेख लिखा गया है, इस तरीके के लेख लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे और राहुल के दांव का निश्चित रूप से एक हिस्सा है जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार घिर रही है। क्योंकि इसके बारे में भी अब लोगों ने, जैसे पिछला जो हिंदू में लेख लिखा उसका जवाब बीजेपी ने ये दिया कि भारत में लोकतंत्र है जो केवल एक ही बार वो संकट में आया था और वापस उन्होंने वही आपातकाल की बात शुरू कर दी थी। तो बौखलाई हुई है बीजेपी निश्चित रूप से इन सारी चीजों से। तो देखते हैं ये दांव जो है और कितना गहराता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी ज्यादा घिरती जाती है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा जल्दी से आपसे भी समझना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा आप लोग